निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, मतलब कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो क्या सवाना है, स्टापिस है, डाउन्स है, पंपास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट सही आंसर है, क्योंकि सवाना घास का मैदान हमारा पूर्वी अफ्रीका के अंदर स्थित है और वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। स्टेपिस जो है हमारा एशिया और यूरोप के मतलब बीच में आता है, यूरोप जिसे यूरेशिया के अंदर कहा जाता है। पंपास हमारा अर्जेंटीना में है और डाउन्स हमारा पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो क्या इसका सही आंसर जाएगा हमारा, तो कृषि के विकास का चरम लक्ष्य सुरक्षा को बढ़ाना है। देखो इसने कह दिया कि ये जो हमारी कृषि होती है, इस कृषि का विकास जो डेवलपमेंट है उसका मेन उद्देश्य लक्ष्य जो है वो सुरक्षा को बढ़ाना है। तो क्या मतलब है भाई सुरक्षा से एग्रीकल्चर का। नंबर सेकंड ऑप्शन है हमारा कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तो तब हमें सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना होता है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द सही है, क्योंकि ए गलत है और बी इसमें सही है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है, मतलब किसको फॉसिल फ्यूल नहीं माना जाता है या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो हमारे जब भी कभी जीवाश्म ईंधन पूछा जाए आपसे तो उसके उदाहरण जो हैं हमारे जो लाखों करोड़ों वर्ष पुराने जो हमारे पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे उनके अवशेषों से प्राप्त जो हमारा ईंधन बना है वो एक तो हमारा पेट्रोल है, एक प्राकृतिक गैस है, एक कोयला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो नहीं है जीवाश्म ईंधन वो है जलाऊ लकड़ी, मतलब जो जलने वाली लकड़ी है वो इसका सही आंसर नहीं है। मतलब सही आंसर है क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पूछा हुआ कौन सा नहीं था, तो वो ये नहीं है ना। तो पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है और प्राकृतिक गैस भी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल तटीय क्षेत्र अत्यधिक विनाश कर सकता है, मतलब जो हमारे कोस्टल एरिया होता है उस कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा तबाही ला सकता है। तो इनमें से वो कौन सी चीज़ है, क्या वो सुनामी है, क्या वो ज्वार भाटा है, क्या वो ज्वालामुखी है, क्या वो भूकंप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई कि भूकंप हो जाएगा। देखो भूकंप तो हमारा स्थल में भी आ जाता है, मतलब पर्वत पठार में भी आ जाता है, वो तो कोस्टल का कोई मैटर नहीं है उसमें इतना। उसके अलावा ज्वालामुखी भी हमारी स्थल में भी आ सकती है, मतलब पर्वत पठार बीच में भी आ सकती है। ज्वार भाटा और जो सुनामी आती है हमारी जो पानी के तट पर आती है, ज्वार भाटा नॉर्मल होती है लेकिन सुनामी बहुत खतरनाक होती है जो विनाशकारी होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट चला जाएगा, सुनामी है ना, ये सबसे विनाशकारी होती है तटीय क्षेत्रों में। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। देखो पृथ्वी जो होती है हमारी जो गोलाकार हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर सबसे कोर पार्ट होता है ये वाला, आंतरिक परत जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, मतलब हमारे जो कोर होता है ना इनर कोर, उस इनर कोर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कौन से हैं भाई, क्या वो सिलिका या लोहा होता है, क्या वो निकिल एल्यूमिना होता है, या फिर सिलिका एल्यूमिनियम होता है, या फिर निकिल लोहा होता है। तो ये निफे होता है, निफे मतलब निकिल और प्लस फेरस। तो निकिल और फेरस कौन सा है इसमें ऑप्शन, तो निकिल और प्लस लोहा जो है उसी को हम लोग फेरस कहते हैं ना। तो निकिल और लोहा जो है इसका सही आंसर चला जाएगा हमारा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या चीज़ें जनपद पंचायत के अंदर आती है। तो क्या जिला परिषद होती हैं इसके अंदर, क्या कई नगर पालिकाएं वार्ड होते हैं, या कई ग्राम सभाएं होती हैं, या कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा भाई, जनपद जो पंचायत होता है इसके अंदर कई सारी जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं, ये इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो सामाजिक विज्ञापन में एक निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर चुनिएगा इसमें से। तो भाई सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश प्रसारण करते हैं। जी बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि सामाजिक विज्ञापन केवल
सरकार राज्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है ये तो, क्योंकि वहाँ पर ऐसे केवल जो हमारे सरकार और राज्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, इसका क्या मतलब है भाई? वो तो केंद्र के भी होंगे, राज्य के भी होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी होंगे, हर तरीके के चीज़ों को छापा जाता है या उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसमें सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल राइट आंसर है कि जो हमारे सामाजिक विज्ञापन, वो विज्ञापन होते हैं जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी चित्रकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? मतलब कौन सी राज्य के अंदर कलमकारी चित्रकारी होती है? तो वो आप लोग सही आंसर देंगे हमें। क्या तमिलनाडु में है, क्या आंध्र प्रदेश में, क्या कर्नाटक में, क्या पंजाब में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में कलमकारी जो है चित्रकारी प्रस्तुत है ना। कपड़ों पर एक विशेष प्रकार की चित्रकारी की जाती है, कलमकारी चित्रकारी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, रेशम मार्ग जो कहा जाता है वो चीन से होकर भारत आता है रास्ता, जो सिक्किम में पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा कि नाथुला दर्रा, सुना है हमने? नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है। तो जो पहले कभी रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध था 2000 वर्ष पहले, तो और उत्तर भारत में शासन हुआ करता था कुषाणों का, ठीक है। तो कुषाणों का इसके ऊपर राज हुआ करता था, या पूरा का पूरा जो कंट्रोल हुआ करता था वो कुषाण वंश का हुआ करता था। तो कुषाण इसका सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है, सहायक संधि के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों मतलब हमारे स्टेट्स के भारतीय शासकों को बाध्य कर दिया गया था। तो बाध्य कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? क्या सटीक आंसर है? क्या उसके अंदर स्टेटमेंट दी गई है जो एक हमारी सहायक संधि से रिलेटेड है? देखो, सहायक संधि का मतलब होता है एक हमारे जो सब्सिडरी अलाइंस हुआ करती थी एक प्रकार से, जो लॉर्ड वेलेस अली के द्वारा चलाई गई थी, और ये उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे इस प्रकार से। तो इन्होंने क्या करा था कि भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में विलय करने के लिए एक सहायक संधि की शुरुआत करी थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सहायक संधि से संबंधित चीज़ें हैं? तो देखो भाई, मैं बिल्कुल सटीक आंसर इसका बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई है, आप लोग पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं बताऊं इसको कि इसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी थी। जी बिल्कुल सही है, जो अपनी संप्रभुता थी, अपनी आज़ादी थी, अपनी खुद का एक अस्तित्व था, वो खो दिया गया था भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों में जब अपना साम्राज्य सौंप दिया था। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसमें इसे 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल है ना, लॉर्ड वेलेस अली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमें छांटने थे, और उसके बाद हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके ऑप्शन के सही सटीक आंसर देने थे। तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर ये दोनों के दोनों आंसर इसके बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बोध ग्रंथ में बोधिसत्व का क्या अर्थ है? ठीक है, तो क्या वे लोग जिन्होंने निर्वाण या प्रबोध प्राप्त कर लिया गया है? क्या चीनी बौद्ध तीर्थकारियों को, ऐसे तीर्थ यात्रियों को ऐसा बोला जाता है, या क्या फिर बौद्ध विद्वानों को बोला जाता है, या बौद्ध की प्रतिमाओं को ऐसा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा भाई? वे लोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जाएगा कि वे लोग जिन्होंने निर्वाण या प्रभुत्व प्राप्त कर लिया हो वो बोधिसत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिएगा और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांडुलिपि लिखी जाती थी जिसके अवशेष हमें नेपाल और बंगाल से प्राप्त हुए हैं, और अभिलेख आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन वो हमने छांटना है कि क्या इसके सही आंसर होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा या ब्रुज, जो ब्रुज नामक वृक्ष की छाल होती थी से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र जो थे उन पर लिखी जाती थी, ठीक है।
तो जो हमारे कह सकते हैं कि सीधा या तो भोजपत्र हुआ करते थे या फिर हम लोग कह सकते हैं ताड़ के पत्ते हुआ करते थे, उन पर लिखी जाती थी, तो उसे पांडुलिपि कहते हैं। जो पत्तों पर इत्यादि या फिर किन्हीं कह सकते हैं कि पत्थर के पत्र हुआ करते थे, लोहे के पत्र हुआ करते थे, छोटे बारीक है इस तरीके से, उन पर लिखी जाती थी। उसके बाद क्या है कि अभिलेख जो है वो पत्थर जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। जैसे इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं कहीं पर पत्थरों के, अशोका के अभिलेख मिले हैं, तो वो पत्थरों पर लिखे गए थे। तो ये दोनों के दोनों इसका सही आंसर जाएंगे, ए और बी दोनों सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं होती? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि उनकी आयु या उम्र 25 में से या 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। क्या ऐसा सही था? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है कि उनके पास अपना घर होना चाहिए था, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहां भूमि को वसूल सके या उसके भू राजस्व को वसूल सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। क्यों? क्योंकि उसमें कोई उम्र की वैधता नहीं थी सदस्य बनने के लिए। कोई 15 साल का व्यक्ति था, बच्चा था, तो वो भी बनेगा। कोई 80 वर्ष का व्यक्ति था, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, वो भी क्या बनेगा? वो भी अध्यक्ष या सदस्य बन सकता था। तो इसमें क्या है कि सदस्य बनने के लिए ज़रूरी था उनके पास अपना घर भी होना चाहिए था, वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए था, या कोई उनके पास भूमि भी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? जो दिल्ली सल्तनत चला करता था उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज हुआ करती थी, उनकी भाषा थी, वो कौन सी थी? फारसी थी, अरबी थी, हिंदी थी, उर्दू थी। तो इसे पर्शियन भी कहते हैं फारसी को, तो फारसी भाषा इसका सही आंसर चला जाएगा। जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनकी अपनी राज्य की भाषा जो थी वो फारसी थी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरिंग जल डमरू मध्य, देखो जिसे स्ट्रेट भी कहा जाता है, जब दो पानी आपस में मिलते हैं, दो जल राशि आपस में मिलती है और किन्हीं दो स्थल भागों को या मिट्टी वाले भागों को अलग करती है, उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। तो जब दो जल आपस में मिल रहे हैं तो वो जल संधि कहला रही है। तो यहाँ पर पूछा गया कि बैरिंग जल संधि या बैरिंग जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो क्या वो प्रशांत महासागर अटलांटिक को जोड़ता है, क्या वो आर्कटिक या प्रशांत महासागर को जोड़ता है, क्या वो हिंद महासागर या प्रशांत महासागर को जोड़ता है, क्या वो अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्कटिक महासागर है ना, ऊपर की ओर नॉर्थ जो पोल पर पड़ता है, और नीचे प्रशांत महासागर है ना, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर दो स्थल भाग अलग हो जाते हैं कि एक तो रसिया जो है हमारा, इस साइड में रसिया जो है वो अलग हो जाता है किससे? अलास्का से। ठीक है, अलास्का से अलग हो जाता है रसिया, तो यहाँ पर ये बैरिंग स्ट्रेट बन गया यहाँ। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी के मूल निवासी रहते हैं? मतलब कौन सी घास की भूमि, कौन सी ग्रास लैंड के अंदर अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, जिसे रेड इंडियन भी कहा जाता है, वो रहते हैं? तो क्या वो स्टैपी, ये स्टैपी हमारा ग्रास लैंड है यहाँ पर, है ना, तो क्या वो स्टैपी ग्रास लैंड में रहते हैं, क्या वो पंपास में रहते हैं, क्या वो वेल्ड्स में रहते हैं, क्या वो प्रेरी में रहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या जाएगा? तो जो प्रेरी ग्रास लैंड है हमारा, तो प्रेरी ग्रास लैंड अमेरिका के अंदर पाया जाता है, एक प्रकार का विशेष घास का मैदान है, और ये जो अमेरिका में पाए जाने वाले प्रेरी घास के मैदान के अंदर ही अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं। नंबर नेक्स्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है भाई? तो ये एक प्रकार से रचनात्मक मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन जो हमारा चल रहा है, फॉर्मेटिक असेसमेंट भी कह सकते हैं या इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा मूल्यांकन होता है ये चलता ही रहता है, मतलब जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसके दौरान ही चलता रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह, जो चीज़ें पता भी नहीं उसका ही आंसर देना शुरू कर दिया है ना, पूर्वाग्रह से कहते हैं। पूर्वाग्रह को उसके द्वारा दूर किया जा सकता है, किसके द्वारा दूर किया जा सकता है भला भाई? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके किया जा सकता है, उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन जो है अपने आप उन्हें छोड़ देंगे
उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके या फिर संविधान के आमुखों को प्रदान करके। तो देखो संविधान के अंदर तो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें रियल लाइफ से नहीं जोड़ेगी ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सामाजिक वास्तविकता जो है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर जाएगा कि जो सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयाम होते हैं उनके ऊपर हम लोग परिचर्चा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एसएसटी के एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि जो एक तवा मत्स्य संघ है, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है, जो जंगलों से विस्थापित निवासियों, जो जंगलों से हटाए गए निवासी हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ता है या उनके अधिकारों को दिलाने की कोशिश करता है ना। तो ये जो संघ है वो कौन से राज्य में पाया जाता है? तो वो उत्तराखंड में है क्या, ये झारखंड में है क्या, क्या छत्तीसगढ़ में है, क्या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के अंदर तवा मत्स्य संघ है, जो मछुआरों की सहायक एक सहकारी समिति का एक संघ है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो हमारे सतपुड़ा के जो पर्वत हैं या फिर जहाँ पर ये जंगल थे, उन जंगलों के अंदर जो रहने वाले लोग थे, है ना, जंगली लोग थे, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया था, उन्हें वहाँ से विस्थापित कर दिया गया था, तो उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखो कई सारे मौलिक अधिकार हमें हैं प्राप्त, जो आर्टिकल नंबर हमारा 22 है, लेकिन इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पुलिस हिरासत में दिए गए कोई बयान था, इस तरीके से कुछ भी था बयान, तो उसे आरोपी के खिलाफ जो है वो सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एविडेंस बिल्कुल रियल एविडेंस चाहिए होते हैं, तो वो होने चाहिए। तो ये तो भाई बिल्कुल इसमें है नहीं, ठीक है, ये तो है नहीं। तो अगर हम लोग देखें अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं वैसे, कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार हमें भारतीय लोगों को है। मतलब जो भी दुर्व्यवहार करते हैं पुलिस वाले किसी भी मतलब अंदर किसी भी गिरफ्तारी के अंदर, तो उसका एक हम बचने का अधिकार हमें है, हम लोग पूरी तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसके बाद है कि गिरफ्तारी के समय यह जानने का अधिकार भी हमें है कि गिरफ्तारी के कारण क्या है, कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर है हमारा कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का भी अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तीनों के तीनों जो नीचे के हैं ये तो बिल्कुल सही है भाई, और इसमें पूछा गया था गलत हमारा ऊपर वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य कौन होते हैं? क्या वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, क्या वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। लोकसभा के भी और विधानसभा के सदस्य दोनों के दोनों जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और लोकसभा के सदस्य जब चुन कर जाते हैं तो उससे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, दोनों के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है? अलायंस गवर्नमेंट जो होती है उसका क्या मीनिंग है? जब गठबंधन होता है, आपने देखा एक सरकार दूसरी सरकार के साथ मिलकर, या मतलब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल फर्स्ट दिया गया है कि चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल के बीच में सत्ता की साझेदारी हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब इलेक्शन हुआ था, एक को कम वोट मिली है, किसी पार्टी को ज़्यादा वोट मिल गई है, वो पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहता है। लेकिन अगर हमारे साथ में कोई छोटी पार्टी आकर मिल जाती है, तो अगर हमारी उस बड़ी वाली पार्टी से ज़्यादा वोट हो जाएगी तो हम लोग विजय हो जाएंगे, तो इसलिए गठबंधन बनाया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा
जो हमारा 8th है, मतलब 8वीं क्लास के विद्यार्थी को मानव संसाधन मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में से किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संसाधन के रूप में लोगों का महत्व क्या है। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है जनसंख्या का वितरण। ऑप्शन नंबर 4 है भौतिक संसाधनों का महत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें मानव के द्वारा संसाधनों का उपयोग बताया गया है। तो ये मानव संसाधन के अध्यापन के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण तरीका है, किस तरीके से मानव अपना रिसोर्स या संसाधनों को यूज़ कर रहा है, क्या कितने बचे हुए हैं, कितने रह रहे हैं, कौन से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है संसाधन, वो सारी बातें हमें पता लग जाती है उस टाइम पर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट बिल्कुल राइट नहीं है, ट्रू नहीं है? तो हम लोग देखें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। अगर वित्त कार्य चल रहे हैं भारत के अंदर, फाइनेंस से रिलेटेड कोई वर्क चल रहे हैं, कोई पैसा लगाया जा रहा है, कोई कहीं से हम लोग लोन ले रहे हैं, तो इत्यादि जो है हम संसद के बीच में संपर्क करेंगे या फिर उससे सहमति जताएंगे, है ना, उसके ऊपर चर्चा होगी संसद में। तो ऐसा नहीं है कि उस पर चर्चा नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पर है ना, पहला ये बिल्कुल नहीं। तो जब संसद जो होती है सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे अधिक प्रश्नकाल, सबसे पहले प्रश्नकाल आता है जी। ये तो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है कि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये भी सही है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधि करती है। जी ये भी सही है। तो तीनों के तीनों नीचे वाले जो है हमारे बिल्कुल राइट है और ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल गलत है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक के विद्यार्थियों के लिए कठिन है। मान लीजिए कि एसएसटी की जो पुस्तक है वो विद्यार्थियों के लिए कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, मतलब है ना, डिफ़िकल्ट है। तो आप क्या करेंगे उसको इजी बनाने के लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के पूरक सामग्रियों का प्रदान करेंगे। ठीक है, पूरक सामग्री होती है जो सहायक सामग्री होती है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि उत्तर जो प्रश्न है उसकी तकनीक का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि रटकर सीखने को प्रोत्साहित करेंगे या फिर उस पर बल देंगे। तो इसमें क्या सही आंसर चला जाएगा? आंसर इसमें बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पूरक जो सहायक सामग्री होती है उसका प्रयोग करेंगे हम। नंबर नेक्स्ट, स्थानीय समाचार पत्र मौसम की जानकारी का संग्रहण किस प्रकार का एक उदाहरण है? देखो समाचार पत्रों के ऊपर भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने आपको सिलेबस में बता दिया था और ये आता भी है हर एक पेपर में। इस प्रकार से आपको पेपर में मिल जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है कि स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रहण किया गया था। तो ये जो है किस प्रकार का उदाहरण है? क्या प्राथमिक उदाहरण है प्राथमिक समाचार पत्र का, या फिर एक सेकेंडरी का है, तृतीयक का है, टर्शरी का, या फिर ये प्राथमिक तृतीय दोनों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ये एक हमारे सेकेंडरी जो माध्यमिक होते हैं उसका उदाहरण है, क्योंकि प्राथमिक अखबारों के अंदर तो हमारा एक राष्ट्रीय हित में या राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सुर्खियाँ दी जाती है, और ये है हमारा कोई स्थानीय मौसम के बारे में बताया जा रहा है। तो द्वितीयक पत्र में इसका वर्णन किया जाएगा। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? मतलब इतिहास को पढ़ाने का सबसे अच्छा एक महत्वपूर्ण तरीका क्या है प्राथमिक स्तर पर? तो व्याख्या या करना, मतलब व्याख्या करना या व्याख्या पद्धति जो है हमारी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है उत्तर जो प्रश्न है वो वाली पद्धति या चर्चा करना, या कहानी कथन पद्धति। तो इसका सही आंसर चला जाएगा कहानी कथन पद्धति इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कहानी कथन पद्धति में ही हम लोग इतिहास को भली भांति तरीके से समझा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में रहने वाले लोग मतदान अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हम लोग होते हैं जो वोट डालते हैं उसे मतदाता कहते हैं।
और सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि का मतलब होता है अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो पार्षद हो, तो उन पार्षदों को जब चुनते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन है हमारा, और क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं हमारे एसएसटी के पेपर में, उसी आधार पर ये आज की हमारी वीडियो थी 60 क्वेश्चनों की। तो इसमें हम लोग देखेंगे ज़रा 60वां क्वेश्चन कि एलोरा की गुफा जो है 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, जिस काल की ये कृति है, मतलब वो कौन से काल की कृति है जिसमें जो गुफा 15 का जो भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु जी को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, तो वो क्या गुप्त काल की है भाई, क्या वो फिर गुर्जर प्रतिहार काल की है, क्या वो राष्ट्रकूट काल की है, या वो चालुक्य काल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूट वंश के टाइम पर जो है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र लिखा गया था या फिर बनाया गया था, जिसमें नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में इसको दिखाया गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़, और हमारे द्वारा की गई ये मेहनत आपके लिए रंग लाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।